नमस्कार। G20 पर आधारित इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। बीते हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी G20 की अलग अलग कार्य समूहों की बैठकें अलग अलग शहरों में संपन्न हुई। एक तरफ जहां बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई, तो वहीं गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक शनिवार को संपन्न हुई। लेकिन बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 वर्षों में भारत में हुए अभूतपूर्व डिजिटल परिवर्तन के लिए 2015 में डिजिटल इंडिया पहल के शुभारंभ को श्रेय दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत का डिजिटल परिवर्तन नवाचार में इसके अटूट विश्वास और त्वरित कार्यान्वयन के लिए इसकी प्रतिबद्धता और समावेश की भावना से प्रेरित है, जिसमें कोई भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम वर्तमान में आज की तारीख में जिस तरह से तकनीक से जुड़े हुए हैं, ये सभी के लिए समावेशी और सतत विकास का भरोसा दिलाती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि G20 देशों के पास एक समावेशी, समृद्ध और सुरक्षित वैश्विक डिजिटल भविष्य की नींव रखने का भी एक अनूठा अवसर है। इस बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बेंगलुरु में हुई G20 डिजिटल मंत्री स्तरीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने सुरक्षित और जवाबदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रारूप के लिए सदस्य देशों का आह्वान किया। India is an ideal testing lab for solutions. A solution that succeeds in India can be easily applied anywhere in the world. India is ready to share its experience with the world. We offered our CoWIN platform for global good during the COVID pandemic. We have now created an online global public digital goods repository, the India Stack. This is to ensure that no one is left behind, especially our brothers and sisters from the global south. वहीं उन्होंने G20 देशों द्वारा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए समान प्रारूप के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के खतरों, साथ ही चुनौतियों को देखते हुए भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाने की भी बात कही। प्रोग्रेस ऑन कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल हेल्प क्रिएट ए ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल and fair digital ecosystem for all. As the digital economy spreads globally, it will face security threats and challenges. In this context, it is important to build consensus on the G20 high-level principles for a secure, trusted, and resilient digital economy. भारत के बढ़ते डिजिटल इंफ्रा और बीते 9 साल की उपलब्धियों को भी प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में रखा। उन्होंने बताया कि भारत में मौजूदा समय में 85 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। वहीं वैश्विक वास्तविक समय में भुगतान का 45% भारत में होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक चुनौतियों के लिए स्केलेबल, सुरक्षित और समावेशी समाधान प्रदान करता है। We can also develop a framework for safe and responsible use of artificial intelligence. Indeed, we can build an entire ecosystem for technology-based solutions to address the challenges faced by humanity. All it needs from us are the 4 C's: conviction, commitment, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशंस। प्रौद्योगिकी और तकनीक दुनिया की जरूरत है। ऐसे में तकनीक तक सबकी पहुंच हो, वो लोकतांत्रिक हो, साथ ही निष्पक्षता,
पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने वाली हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बेंगलुरु में आयोजित हुई G20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक के बाद डीडी न्यूज ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि G20 देशों ने भारत के डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सराहना की और भारत की अध्यक्षता में कई सुरक्षित डेटा से लेकर कई क्षेत्रों में सहमति भी बनी है। डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल की बैठक खत्म हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो था वो साफ संदेश दिया कि कैसे पूरे विश्व में जो डीपीआई स्ट्रक्चर्स है उसको घटित करना है और उसे स्ट्रेंथन किया जाए। मेरे साथ जो है अश्विनी वैष्णव जी हैं। सर, ये बताइए कि ये जो बैठक है काफी चर्चा हुई, वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फोकस एरियाज पर जो एक केंद्रित भाषण दिया, जो संबोधन दिया, उससे क्या निचोड़ निकला है, इससे क्या निकल आया है, आउटकम क्या रहा? G20 में भारत की प्रेसिडेंसी के टाइम में डिजिटल इकोनॉमी के मिनिस्टर्स की इस मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। ये फैसला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सारी दुनिया ने स्वीकार किया है। G20 देशों ने स्वीकार किया, आउटकम डॉक्यूमेंट में इसका क्लियर एक कंसेंसस बना है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया है, टेक्नोलॉजी कैसे जन जन तक पहुंचे, टेक्नोलॉजी कैसे गरीब वंचित हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे, केवल बड़े शहरों में सीमित नहीं हो, टेक्नोलॉजी हर गांव गरीब तक पहुंचे। ये उस प्रयास का, ये उस विजन का, ये उस पहल का बहुत बड़ा नतीजा है और बहुत ही खुशी है कि डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्म बन गया है और इसके ऊपर एक कंसेंसस बना और दुनिया के सभी देशों ने भारत के प्रयासों को, मोदी जी के विजन को सराहा। कई ऐसे देश हैं जो भारत के जो डीपीआईज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल इकोनॉमी का, उसको अपने पास टेम्पलेट की तरह रेप्लिकेट करना चाहते हैं, जो कई लो इकोनॉमी नेशंस हैं। तो इन तमाम नेशंस के लिए भारत कैसे नेतृत्व प्रदान कर सकता है डिजिटल इकोनॉमी में? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में आज भारत ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के उभरा है। भारत में जिस तरह के डिजिटल सॉल्यूशंस निकले हैं, बने हैं, एस्टैब्लिश हुए हैं, वही डिजिटल सॉल्यूशंस आज दुनिया के सभी देशों में रेलेवेंट है। ग्लोबल साउथ में ज्यादा रेलेवेंट है। बाकी कई देशों ने, अन्य कई देशों ने भी, जैसे इंडिया के, भारत के पेमेंट सिस्टम को जापान ने भी अडॉप्ट करने की एक पहल की है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया की जो विश्व भर में एक्सेप्टेबिलिटी आई है, जो एक्सेप्टेंस आई है, जो सराहना हुई है, वो आज के डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग G20 की मीटिंग में आउटकम डॉक्यूमेंट में क्लियरली परिलक्षित है। और कुछ हाइलाइट्स जो आप बताना चाहेंगे आउटकम डॉक्यूमेंट के जो इस बैठक के बाद सामने आए हैं? सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सराहा, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर्स ने बाहर जाके जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस किया और कई लोगों ने उस एक्सपीरियंस को अपने इंटरवेंशन के दौरान बयान भी किया। एक मिनिस्टर साहब ने तो एक्चुअली QR कोड और जो कार्ड है वो दिखाया भी कि देखो किस तरह से इतना सरल है भारत में कोई भी पेमेंट करना। और जो उनके रिलेटेड भारत में उनकी एम्बेसीज के रहने वाले, वो सब उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो भी सभी मिनिस्टर्स ने फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से शेयर किया। जो यूपीआई की जो बात कही जा रही थी, तमाम G20 नेशंस में रिजर्व बैंक के जरिए भी एक प्रयास शुरू हुआ था, ये कितने हद तक ये कामयाब रहा है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। कई देश इसी स्ट्रक्चर को अपनाना चाहते हैं और कई देश डायरेक्टली, देखिए यूपीआई एक ओपन, इंटरऑपरेबल, एक सेफ और सिक्योर मेथड है, तो कोई भी देश अपनी करेंसी के लिए इस सिस्टम को अपना सकता है। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी, जापान में यूपीआई को पैटेंट मिला है। तो प्रधानमंत्री जी की जो पहल है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की और एक ऐसा यूनिक नया तरीका क्रिएट करने का जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी डेवलप हो, उसकी आज सब जगह चर्चा है।
और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं सुशील पाल जी, जो कि सह अध्यक्ष हैं डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुशील सर, हम आपके पास आएंगे और इस विषय पर बहुत ही विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा, change soon. It's monsoon. 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई बेंगलुरु में, प्रधानमंत्री ने भी उसको संबोधित किया। हमारे साथ खास मेहमान सुशील पाल जी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि को चेयर हैं डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के। सुशील सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैंने देखा कि चाहे प्रधानमंत्री की बात हो या फिर हमने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी सुना, भारत की उपलब्धि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की जाए और उन्होंने कहा कि ये एक फॉर्म बन गया है। G20 के तमाम देशों ने इस टेम्पलेट्स को एक्सेप्ट किया है। क्या सुशील सर, डिजिटल हमारी जो इकोनॉमी है और खासकर जब हम कह रहे हैं कि ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भारत की क्या कुछ अब तक की उपलब्धि रही है? हमने उस पर कितना प्रोग्रेस किया है और किस तरह का टेम्पलेट हम बाकी देशों के लिए हम सेट कर रहे हैं? धन्यवाद असीम जी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही अनूठा और नया कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो भारत इसको पिछले कुछ वर्षों से भारत ने इसको अपनाया है। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको न ही सिर्फ सरकारी संस्थाएं इस्तेमाल करती हैं, बल्कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हों, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे क्रेडिट देने वाले हों, चाहे वो स्टार्टअप्स हों या इनोवेशन वाले हों, सारे के सारे प्लेटफॉर्म, सारे के सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर वो अपने हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाते हैं। भारत में यह आपको पता है, जैसे आधार हुआ हमारा डिजिटल ID, तो इसके कई यूज केसेस हैं। चाहे हमारी फिनटेक कंपनीज ने इसको लोन देने के लिए इस्तेमाल किया हो, या पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया हो, या स्टॉक एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया हो, या तो हमारा E-साइन है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, जिसके आपको पता होगा कि पहले जो हम लोग यूज टू हैं कि डोंगल हम कैरी करते हैं अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए, लेकिन आधार का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है कि हमें कुछ डोंगल कैरी करने की जरूरत नहीं है। हम OTP के द्वारा ही हम इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं। डिजी लॉकर भी है हमारे साथ। जी सॉरी, डिजी लॉकर की भी सुविधा हमारे पास है। हाँ, ये ID का था। इसी प्रकार उसी प्रकार हमारा फाइनेंस का जैसे एक प्लेटफॉर्म है UPI एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 400 से ज्यादा बैंक उससे कनेक्टेड हैं, और सारे कितनी फिनटेक कंपनियां, चाहे वो किसी भी बैंक से जुड़ी हो, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, बट इन सारे के सारी फिनटेक कंपनियों के द्वारा आप किसी भी बैंक में किसी को 2 सेकंड के अंदर पेमेंट कर सकते हैं, और इसमें कोई भी डिफॉल्ट अभी तक मिलता नहीं है। इसीलिए अगर नेटवर्क की कनेक्टिविटी आपकी पूरी हो तो। इसलिए सुशील जी, प्रधानमंत्री ने इस शब्द का प्रयोग किया कि हमने अपने यहाँ भारत में तकनीक को, टेक्नोलॉजी का जो लोकतांत्रिकरण है वो हमने करके दिखाया है।
एकदम सही। और हमारी जो 3 प्राथमिकताएं थी जो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की, वह प्रधानमंत्री जी के इस विजन द्वारा की जो टेक्नोलॉजी है, वह उनका अटूट विश्वास इस बात में के लिए कि टेक्नोलॉजी मानव कल्याण के लिए है, और जो उनका दूसरा एक गाइडेंस था G20 के लिए कि हमारी जो भी प्राथमिकताएं हों वो एम्बिशियस हों, महत्वाकांक्षी हों और एक्शन ओरिएंटेड हों। इन दोनों बातों को रख के हमारी जो प्राथमिकताएं थी वो बहुत ही ठोस थी। ये पहली बार हुआ है कि किसी भी इतनी बड़ी मल्टीलेटरल फोरम में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया, और पहली बार किसी देश, कोई भी देश, 20 देश ये बहुत बड़ी बात है, बट पहली बार किसी भी देश, और इस बार तो 20 देशों ने पहली बार डीपीआई के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया और ये बताया कि इसके ढांचे में कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और कौन सी इसकी मूल सिद्धांत क्या हैं जिन पर ये डीपीआई जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ये कैसे गवर्न होना चाहिए। सुशील जी, एक और सवाल, मैं चूंकि समय की कमी है, प्रधानमंत्री ने जब ये बातें कही कि भारत ने एक ऑनलाइन ग्लोबल पब्लिक डिजिटल गुड्स रिपोजिटरी इंडिया स्टैक बनाया है, इसके क्या कुछ मतलब हैं और किस तरह से ये ग्लोबल साउथ के साथ ये कोऑपरेट कर रहा है? जी, हमारा इंडिया स्टैक ऑलरेडी एक पोर्टल बना हुआ है जिसमें हमारे जितने भी हमारे डीपीआईज हैं सबकी सारी उसमें हैं, एंड वो हम बाकी देशों के साथ साझा करने के लिए हम इस वक्त तैयार हैं। लेकिन इसको आगे ले जाते हुए हमने कोलैबोरेटिव अप्रोच के तहत बाकी देशों को भी बोला कि अगर आपके पास भी कोई भी डीपीआई के सॉल्यूशंस हैं तो आप भी इस पे साझा कर सकते हैं। तो हम एक इंडिया स्टैक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हम बनाने जा रहे हैं जिसमें कि सिर्फ इंडिया के ही सॉल्यूशंस नहीं होंगे, बल्कि जो भी देश हों G20 या बियॉन्ड, बाकी भी कई भी देश हों, उनके भी डीपीआई सॉल्यूशंस इस पर अवेलेबल होंगे। और इस प्रकार किसी भी ग्लोबल साउथ के लिए, किसी भी देश के लिए बड़ा आसान होगा कि ये डीपीआई को देखे और अपने हिसाब से वो उनको ढूंढकर कौन सी डीपीआई उसके देश के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सुटेबल है, वो उनको अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री सुशील जी ये कह रहे हैं कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए भी जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अनुकूल है, कैसे इसको समझा जाए? किस तरह की चुनौतियों की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं? वैश्विक चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौतियां ये हैं कि इस वक्त गवर्नेंस आपका इंक्लूसिव होना चाहिए, गवर्नेंस आपका सस्टेनेबल होना चाहिए, और आज की तारीख में कोई भी गवर्नेंस ऐसा नहीं है जो टेक्नोलॉजी से दूर हो, उसे अछूता रह जाए। तो टेक्नोलॉजी आपकी जितनी भी आपकी चुनौतियां हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी और रीचिंग आउट टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो ये सबसे बड़ा इनेबलर है आपकी गवर्नेंस को ठीक करने के लिए, एंड सबसे बड़ा इनेबलर भी है। और ये हम लोग के देश में प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7-8 साल में ये करके दिखाया है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी द्वारा आज सब तक पहुंच पाए हैं। आज की तारीख में हमारी यूपीआई के ट्रांजैक्शंस लगभग 10 बिलियन हैं महीने में, जो कि बहुत ज्यादा है। तो दिखाता है कि कैसे हम हर एक समाज का व्यक्ति उससे कनेक्टेड है। लेकिन सुशील जी, जो डिजिटल डिवाइड्स हैं, जो डिजिटल गैप्स हैं, चूंकि सरकार उसको लेकर भी कई बार चर्चाएं करती रहती हैं, उन गैप्स को आपकी नजर में कैसे पाटा जा सकता है आने वाले दिनों में? डिजिटल डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिजिटल स्किलिंग हमारी एक और प्रायोरिटी थी, जिसके द्वारा हम इस बातों को देख पाए कि हम कैसे समाज के हर व्यक्तियों को डिजिटल उसके हिसाब से उनकी स्किलिंग को पूरा कर पाएं, जिससे कि वो अपने रोजगार या अपने लाइवलीहुड के लिए अपने आप को तैयार कर पाएं। और इसके तहत हम लोगों ने क्रॉस कंट्री कंपैरिजन किया है कि अलग अलग देशों में अलग अलग जॉब रोल के लिए क्या किन डिजिटल स्किलिंग की रिक्वायरमेंट है, जिसके हिसाब से लोगों का एक दूसरे देश में आना जाना भी आसान हो पाए। और ये जो गैप की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ देश में ही नहीं है, बल्कि सारे ही देशों में है। जी, जी। और एक ऐसा नहीं है कि कुछ जॉब ऐसे हैं, मतलब आज कभी कई जॉब में ऐसी स्थिति है कि स्किल्स हैं लेकिन उस स्किल के लिए जॉब नहीं है, लेकिन जो जॉब है उनके लिए स्किल्स नहीं हैं। तो और जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, ये बहुत जरूरी है कि हम लगातार अपस्किलिंग और रीस्किलिंग को पूरा करते रहें। ठीक है, लेकिन सुशील जी, अब तो बात एआई की होने लगी है, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। हम डिजिटल स्किलिंग की बात करें, लेकिन एआई तो बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड टेक्नोलॉजी है, कैसे हम कॉप अप करेंगे उसके साथ? एआई बहुत हाईली स्किल्ड टेक्नोलॉजी जरूर है, और इसमें कई रेगुलेटरी इश्यूज की भी चुनौतियां सामने आई हैं।
आजकल जनरेटिव एआई या कन्वर्सेशनल एआई की ज्यादा चर्चा है, हम लोग उससे ज्यादा परिचित हैं, लेकिन ऐसी जनरेटिव एआई ने जरूर रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस चैलेंजेस भी पैदा किए हैं, एंड आई एम श्योर, बट भारत का विश्वास है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को मौका देता है, इसलिए हमारी प्रयास, हमारी कोशिश ये होगी कि हम गवर्नेंस के साथ साथ ऐसा गवर्नेंस लाएं कि टेक्नोलॉजी या इनोवेशंस रुके ना, वो होते रहें, बट एट द सेम टाइम ऐसे गवर्नेंस मॉडल भी हो जिससे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो समाज के विभिन्न अंगों द्वारा, न ही कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो, न ही कोई मिसकम्युनिकेशन हो। ऐसे में क्या हम उम्मीद करें सुशील जी कि आने वाले दिनों में हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करने में हम एआई तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं? एक्चुअली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कई लेयर में है, जैसे एक आईडी लेयर है, ऐसे ही एक पेमेंट लेयर है, ऐसे एक डेटा शेयरिंग लेयर है, लेकिन एआई जो है वो हम अभी हमारा अप्रोच उसको एज ए लेयर लगाने का नहीं है, अभी हमारा अप्रोच उसको हर एक सोल्यूशन पे लगाने का होगा। तो अगर पेमेंट की हम बात करें उदाहरण के लिए, तो पेमेंट में हम एआई को वैसे लगाएंगे कि हम देख पाए कि किन किन जगहों पे किस अमाउंट की ज्यादा पेमेंट्स हो रही हैं। हम ये देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से नागरिक हैं जिनको कि छोटे छोटे अमाउंट्स का लोन चाहिए, तो इसका इस्तेमाल डिजिटल क्रेडिट के लिए छोटे व्यापारियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए किया जा सकता है। तो अभी अप्रोच ये है कि हम इसको प्रॉब्लम ओरिएंटेड हम एआई लगाएं बजाय कि एज ए लेयर लगाएं ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सर, एक आखिर में एक सवाल, समय की कमी है, जब हम प्रायोरिटी एरियाज भी आपकी रही है कि सिक्योरिटी इन द डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी की सिक्योरिटी में एक जो आज की तारीख में पूरी दुनिया खासकर भारत जूझ रहा है साइबर फ्रॉड से, साइबर क्राइम से, कैसे इससे निपटा जाए? हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी का स्कोप रहा है वो थोड़ा सा सिर्फ फॉर सोशियो इकोनॉमिक पर्पसेज रहा है। डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप का हमारा स्कोप क्राइम में नहीं जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप है। तो हम साइबर सिक्योरिटी, हम अपने बिजनेसेस को कैसे मजबूत कर पाएं, बिजनेसेस को हम ऐसी कैसे मल्टी स्टेक होल्डर कोऑपरेशन द्वारा या प्राइवेट कोऑपरेशन द्वारा या स्टार्टअप्स के द्वारा या रिसर्च के द्वारा हम कैसे इन मेजर्स को छोटे मोटे बिजनेसेस तक पहुंचा पाएं, जिससे कि वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क से अपने आप को बचा पाएं। आज की तारीख में ऐसे कई ऐसे बिजनेस हैं जो कि टेक ऑफ करने के पहले ही बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ साइबर अटैक्स। इस वर्किंग ग्रुप का स्कोप फॉर बिजनेसेस है, एंड हम लोगों ने इस बार एक पहली बार ऐसा हुआ है कि सिक्योरिटी इन बिजनेसेस के लिए पहली बार कोई हाई लेवल प्रिंसिपल्स G20 में अडॉप्ट हुआ है, जो कि एक और अपने आप में बहुत बड़ा डिलीवरेबल है। लेकिन और सारे देशों ने इसको अडॉप्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। जो इकोनॉमिक ग्रुप वर्किंग ग्रुप का जो जितना भी हमारा ठोस एजेंडा रहा है, जो उसको अडॉप्ट किया गया, सारे 20 देशों ने अडॉप्ट किया है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है वाकई। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, चूंकि हमारे पास समय की इतनी ही पाबंदी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। अबे देख,
You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी. Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए. जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि G20 के सभी देशों द्वारा भारत के डिजिटल हेल्थ मॉडल को काफी सराहा गया। शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित G20 स्वास्थ्य कार्य समूह में भारत की 3 स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को स्वीकार किया गया और आउटकम डॉक्यूमेंट में शामिल भी किया गया। गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक पहल को लॉन्च किया, जो कि WHO के साथ मिलकर ग्लोबल स्ट्रेटजी के क्रियान्वयन के लिए काम करेगी। तो इसके साथ ही इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बन रहा है चमड़ा, होंगी और भी